Hello everyone, welcome to my YouTube channel Target Repeated. In this video, I am going to discuss the 2019 question paper of UPTET English. So the first question is, which of the following sentences is in passive? इसमें हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस। तो मैंने बताया था वॉइस दो तरीके से होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वॉइस वो वॉइस होती है जिसका सब्जेक्ट कोई काम करता है, सब्जेक्ट डू एक्शन, और जिस वॉइस में सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता बल्कि उसके ऊपर कोई काम कराया जाता है, एक्शन करवाया जाता है, तो उसे हम पैसिव वॉइस। देखते हैं हम पहला एग्जांपल। द टीचर स्कॉल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट। टीचर ने उसे प्रताड़ित किया लेट होने के लिए, स्कॉल्ड किया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। तो सब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, स्कॉल्ड कर रहा है किसी बच्चे को, हिम को, स्कॉल्डेड हिम, उसको स्कॉल्ड कर रहा है लेट होने के लिए। तो टीचर यहाँ पे एक्शन कर रहा है, तो वो एक्टिव वॉइस हमें, लेकिन इसमें बताना है पैसिव वॉइस। दूसरा है सम बॉयज फॉर हेल्पिंग दी वाउंडेड मैन। कुछ लड़के घायल आदमी की हेल्प कर रहे थे, मदद। तो यहाँ पे सम बॉयज जो है वो सब्जेक्ट हो गया। अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट एक काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है मैन की, वाउंडेड मैन की। तीसरा है माई वॉच वॉज लॉस्ट। मेरी घड़ी खो गई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है माई वॉच। माई वॉच तो कोई काम नहीं कर रहा है, जबकि एक्शन उसके ऊपर किया जा रहा है कि उसकी घड़ी खो चुकी है, घड़ी ने कोई काम नहीं किया। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट कोई भी एक्शन ना करे तो उसे हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। समवन में स्टील द बाइसिकल। समवन में स्टील द बाइसिकल, कोई भी बाइसिकल चुरा सकता है। समवन में स्टील द बाइसिकल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है समवन। समवन कोई काम करेगा ना, वो बाइसिकल चुराने का काम करेगा यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है। तो थर्ड जो है एग्जाम्पल, माई वॉच वॉज लॉस्ट, ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पे वॉच सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज इन पैसिव वॉइस। इसमें हमें बताना है कि कौन सा अल्टरनेटिव पैसिव वॉइस में है। तो क्वेश्चन है डू इट। तो डू इट को हमें पैसिव वॉइस में बताना है। तो सबसे पहले हम चीज पहचानना होता है हमें इस सेंटेंस में कि ये कौन सा सेंटेंस है, किस टाइप। तो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि सेंटेंस चार तरीके से होते हैं। तो ये जो डू इट है इंपरेटिव सेंटेंस, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, कर्ता नहीं होता। तो एक प्रीवियस लेक्चर है एक्टिव पैसिव वॉइस का, 30 मिनट्स का, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस जब कभी भी आ जाता है तो उसका हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। जब कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी सब्जेक्ट ना हो, तो उसका रूल होता है पैसिव वॉइस में करने का, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड। तो इसमें हम देखते हैं लेट किसमें है। तो सारे एग्जाम्पल एलिमिनेट हो गए, इसमें लेट कहीं पर भी नहीं लगा। यहाँ पे लगा हुआ है लेट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है लास्ट वाला होता है, इट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इट है। फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डू डिड डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो डन है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले हम लगाते हैं लेट, लेट के बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं बी। तो यहाँ पे लेट इट बी डन लिखा हुआ है, बी प्लस उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रूल होता है चेंज करने के लिए एक्टिव टू पैसिव इन केस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो ये रूल है, ये हम सारे सेंटेंस जो भी इंपरेटिव होते हैं उस केस में हम ये रूल लगाते हैं। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। इसमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द बहुवचन है, प्लूरल है। नंबर दो तरीके से होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो हमें बताना है क्राइसिस का, इसमें बताना है इन चार वर्ड्स में से कि कौन सा प्लूरल है। तो क्राइसिस, CRISIS, जब CRIS
ES लग जाता है तो क्राइसिस होता है, तो वो प्लूरल होता है। CRISES तो वो प्लूरल होगा, मतलब ये सिंगुलर है। एनालिसिस सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है ANALYSES, यहाँ पर भी ES। उसके बाद है इंडेक्स, इंडेक्स सिंगुलर है, इसका प्लूरल होगा इंडिसीज, DICES, इसका प्लूरल होगा इंडिसीज, INDICES। अब तीसरा बचा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज ए प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन, CRITERION, आई के बाद अगर यहाँ पे ON लगा होता तब वो सिंगुलर होता, क्राइटेरियन। यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है, क्राइटेरिया एक प्लूरल वर्ड है, क्राइटेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल, इसमें भी हमें बताना है कि कौन सी नाउन बहुवचन है प्लूरल में। तो मैंने जब नाउन के लेक्चर्स पढ़ाए थे, 2 लेक्चर पढ़ाए थे, एक में सारे टॉपिक्स थे, दूसरे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो मैंने बताया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि दिखते प्लूरल में हैं, क्योंकि वो लास्ट में जो एंड होता है उसका एस से होता है, उसकी जो वो खत्म होता है वो शब्द, तो लास्ट में एस लगा हुआ होता है। वो दिखते हैं प्लूरल मगर वो हमेशा ही सिंगुलर, वो सिंगुलर में ही यूज किया जाता है। उसका एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हो गया मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, तो ये सब चीजें, न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सब सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल की तरह दिखते हैं। तो ये सारे वर्ड जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, बिलियर्ड्स, न्यूज, कभी हम न्यूज मतलब होता है खबर, तो न्यू नहीं बोलते, खबर को हम न्यू नहीं बोलते, न्यूज ही हमेशा बोलते। इलेक्ट्रॉनिक नहीं बोलते, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते। तो यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे हो गए सिंगुलर, सिंगुलर नंबर हो गए ये। अब जो एक बचा माइस, माइस का मतलब होता है चूहे, बहुत सारे चूहे, तो माइस प्लूरल है माउस का, माउस सिंगुलर है, MOUSE, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद आता है ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विथ हिज अंकल, वो ऑर्फन था, अनाथ था और अपने अंकल के साथ रहता था। तो इसमें हमें बताना है, इन द अबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन। ऑर्फन का हमें जेंडर बताना, तो जेंडर 4 तरीके से होती है। पहला होता है फेमिनिन जेंडर, जेंडर का मतलब हिंदी में होता है लिंग, फेमिनिन, मैस्कुलिन, कॉमन और न्यूट्रल। फेमिनिन जेंडर हम लेडीज के लिए यूज करते हैं, औरतों के लिए यूज करते हैं। मैस्कुलिन आदमी के लिए, मेल के लिए यूज करते हैं। कॉमन जेंडर जो मेल और फीमेल, जिससे हमें पता ना चले, हम दोनों के लिए यूज करते हैं। न्यूट्रल जेंडर वो जेंडर विच इज नाइदर मेल नॉट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, ये कौन सा जेंडर है, कौन सा लिंग है। तो अगर हम देखें ऑर्फन, सिर्फ ऑर्फन देखते हैं, तो ऑर्फन में गर्ल्स भी आ जाएंगी, बॉयज भी आ जाएंगे, अनाथ लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। तो ये कॉमन जेंडर है, इसमें हमें सिर्फ ऑर्फन से ही नहीं पता चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए हम कॉमन जेंडर लगाते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कौन सा वर्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। तो मैंने एक वीडियो में कंजक्शन की जब वीडियो पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि 2 तरीके से कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पहचानने के मैंने कुछ रूल्स बताए थे, उसका एक्रोनिम बताया था, उसका एक्रोनिम है फैन वॉइस, FANFANBOYS, फैन और बॉयज। अगर हमें फैन वॉइस का फुल फॉर्म पता होगा तो हम बड़े आसानी से इसको हम पहचान लेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा है, कौन सा नहीं। तो आता है एफ, एफ का मतलब होता है फॉर। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है, तो फॉर तो है, फॉर ऐसे ही कट गया। ए का मतलब होता है एंड, तो एंड भी कट गया।
एन का मतलब होता है नॉर, नॉर यहाँ पे है नहीं। बी का मतलब होता है बट भी कट गया, अब बचा एक इफ, तो ये नहीं है कोऑर्डिनेटिंग। यहाँ पे फॉर, एंड, नॉर, बट, उसके बाद है ओ, और, वाई से यट, एस से सो। ये सब जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं, इनकी जो फुल फॉर्म्स हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे, बाकी सारे नहीं होंगे। तो यहाँ पे इफ बचा, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, हमें प्रीपोजिशन इसमें फिल करना है जो सही हो। तो हिज थर्स्ट, उसकी प्यास, डैश डैश नॉलेज लेफ्ट हिम नो लेजर डैश एनीथिंग एल्स। तो हिज थर्स्ट एट नॉलेज, हिज थर्स्ट ऑन नॉलेज, नॉलेज की, हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज, उसकी प्यास नॉलेज की, लेफ्ट हिम नो लेजर फॉर एनीथिंग एल्स, उसके लिए कोई भी लेजर नहीं छोड़ी उसने। लेजर का मतलब होता है खाली टाइम, मतलब वो बहुत ज्यादा, मतलब वो नॉलेज में ही बिजी रहता था, तो उसकी एक प्यास थी नॉलेज के लिए। तो ये जो प्यास थी उसके लिए इतना बिजी हो जाता था कि वो कभी भी अपने लेजर को टाइम नहीं देता था, किसी और चीजों पर वो लेजर का टाइम नहीं देता था, वो खाली समय किसी और चीजों को नहीं देता। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड वाला, हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज, उसकी प्यास नॉलेज की, लेफ्ट हिम नो लेजर फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए नहीं, तो फॉर यहाँ पे होगा। उसके बाद है 68th क्वेश्चन, द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस। इसमें हमें बताना है कि जो वर्ड है फास्ट वो कौन सा टाइप का वर्ड है, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन। तो आता है ही इज अ फास्ट राइटर, वो तेजी से लिखता है, फास्ट राइटर। राइटर उस पर्सन की बारे में बताया गया है कि वो एक लिखता है, और कैसे लिखता है, फास्ट। इसमें राइटर की क्वालिटीज क्या चीज है, कैसे लिखता है वो, फास्ट लिखता है। तो राइटर की एक तरीके से विशेषता बता रहा है, उसके गुण बता रहा है, क्वालिटीज बता रहा है कि वो फास्ट लिखता है। तो ये एडजेक्टिव हो या विशेषण हो, इसकी क्वालिटीज को बता रहा है, तो विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण होगा, एडजेक्टिव। 69 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो इसमें है शी डज नॉट नो गुड मैनर्स, ये भी सिंपल है। ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, आई हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस, ये तीनों सिंपल सेंटेंस है। तो जो सेकेंड सेंटेंस है, शी रीड्स व्हाट शी लाइक्स, तो ये थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट कर देता है। शी रीड्स, वो पढ़ती है जो उसे पसंद, जबकि ये जो तीनों सेंटेंस थे, इज अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, बहुत ही ज्ञानी आदमी है, आई हैव ए वेरी कॉस्टली बुक, मेरे घर में बहुत ही महंगी बुक, ये सब सिंपल सेंटेंसेस है। जो सेकेंड वाला है ये इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। अब अगला क्वेश्चन आता है, सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो, इसमें हमें बताना है कि कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले जब भी विल लगा हो तो वो होता है फ्यूचर टेंस, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट को एलिमिनेट कर देंगे। 3 ऑप्शन बचे हमारे पास, और यहाँ पे लगा हुआ है प्लेइंग, ING, तो वो पक्का है कंटिन्यूअस हो। तो ठीक है, तो अगर हम इन दोनों ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दें, इसको और फोर्थ वाले को, क्योंकि कंटिन्यूअस इसमें कहीं नहीं लिखा, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे परफेक्ट भी लिखा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हमें इतना पता होना चाहिए रूल, मैंने टेंस में पढ़ाया हुआ है, सारे टेंस के को हम कैसे पहचानते हैं, बहुत ही इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई है पहले वीडियोस में। तो यहाँ पे अगर परफेक्ट लिखा हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर सिर्फ होता फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्ट, एक वर्ड के लगने से सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये होता, तो यहाँ पे लगा होता एक वर्ड BEE
एंड बीन लगा होता। सिंस यहाँ पे बीन नहीं लगा तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट लगा हुआ, परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे बीन नहीं लगा। अब आता है फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर इम्परफेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया। इंडेफिनिट का मतलब होता है फ्यूचर सिंपल। यहाँ पे सिंपल विल या शैल भी लगा होता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड वाला, फ्यूचर इम्परफेक्ट। अब आता है अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ए फेमिनाइन जेंडर नाउन। इसमें हमें बताना है कौन से सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो फेमिनाइन जेंडर नाउन है। फेमिनाइन का मतलब होता है हम फीमेल के लिए यूज करते हैं और मैस्कुलिन मेल के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं फेमिनाइन जेंडर का नाउन कि ऑल दी मेल मेंबर्स, तो ये मैस्कुलिन हो गया। यंग मेन, ये भी मेन बोल रहा है तो ये भी मैस्कुलिन हो गया। ओल्ड मैन मैस्कुलिन हो गया अगेन। अब फोर्थ है ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड, सारी फीमेल मेंबर आ चुकी हैं। यहाँ पे जो फीमेल मेंबर्स होगा वो जो है ये फेमिनाइन जेंडर नाउन हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू establish a link between the foreign language word and the object without the interference of the learner's mother। एक ऐसा मेथड टीचिंग का जहां पे एक लिंक बनती है फॉरेन लैंग्वेज वर्ड से और उस ऑब्जेक्ट से विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। ऐसे मेथड को हम बोलते हैं जहां पे लिंक बनाई जाती है फॉरेन लैंग्वेज की और उस ऑब्जेक्ट की जिसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता उसकी मदर टंग से, तो डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट। इसमें हमें बताना, जैसे कि कभी कभी एग्जाम्स में हम जाते हैं तो वहां पे एक कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है, एक पैसेज दिया होता है, उसको हम कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। 6-7 लाइन में दिया होगा, उसको हमें पढ़ना होता है और उसी के बेसिस पे जो हमने उससे समझा, व्हाट वी हैव रीड, व्हाट वी अंडरस्टैंड, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं, उसी पे बेस। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब वही होता है कि एक स्टोरी टाइप की आपको दे दी जाएगी पैसेज 4-5 या 10 लाइन में, उसको हमें पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करने होते हैं, तो उसको हम कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप टीचर हो सपोज और आप अपने स्टूडेंट्स की कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, आप उनकी कॉम्प्रिहेंशन को टेस्ट करना चाहते हो, तो आप उनकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हो कि उन्होंने क्या चीज किया है, क्या रीड किया या सुना या स्पोकन या रिटन। तो जब भी आप अपने स्टूडेंट्स की, जब कभी भी कोई टीचर स्टूडेंट्स की कॉम्प्रिहेंशन स्किल को चेक करता है तो वो बस इतना ही चेक करता है कि उसके स्टूडेंट्स ने क्या पढ़ा है, व्हाट द स्टूडेंट्स देयर स्टूडेंट्स हैव रीड। यहाँ पे रीड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, कि स्टूडेंट्स ने क्या पढ़ा है वही टीचर उसकी चेक करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट रीड, कि उन्होंने क्या पढ़ा है। अब इसमें हमें 74 में बताना है चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस। तो कभी कभी क्या होता है कि एक सेंटेंस होता है वो अलग अलग फॉर्म में लिखे होते हैं, तो एक ही उसमें करेक्ट होता है मगर हमें सब सारे ही करेक्ट लगते हैं। अब देखते हैं वो सेंटेंस क्या है। प्लीज लिसन योर टीचर, प्लीज लिसन योर टीचर, इसमें कुछ चीज मिसिंग लग रही है। प्लीज लिसन टूवर्ड्स योर टीचर, अपनी टीचर की तरफ ध्यान से सुनो, ये तो कोई सही सेंटेंस। प्लीज लिसन ऑफ योर टीचर, अपने टीचर का सुनो, ये भी गलत है। प्लीज लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर की सुनो, ये करेक्ट।
तो यहाँ पे टू लगेगा। प्लीज लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर की। अब आता है अगला क्वेश्चन, इसमें है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द सेंटेंसेस। आई एम नॉट बिलीविंग हिम, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, आई डोंट बिलीव। तो जब कभी भी आप किसी के ऊपर विश्वास करते हो तो वो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता कि आप अभी भी कर रहे हैं विश्वास। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस आई एम नॉट बिलीविंग हिम नहीं होगा, ये गलत सेंटेंस है। आई एम नॉट बिलीविंग हिम नहीं होता, आई डोंट बिलीव, उसके ऊपर विश्वास नहीं कर, तो आई डोंट बिलीव हिम, ये करेक्ट। अब बचा बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द। अब बोथ ऑफ द अबव, दोनों ऊपर के, इससे कोई एक करेक्ट मीनिंग नहीं निकल रही है, अर्थ इसका नहीं निकल रहा है। ऊपर के दोनों, नीचे कोई भी नहीं, दोनों, तो ये करेक्ट मीनिंग इसकी नहीं निकली है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 76, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा अल्टरनेटिव ग्रामेटिकली करेक्ट है? तो पहला है ऑल दिस मैन आर जेंटल, सारे मैन क्या हैं? जेंटल है, सज्जन है। ऑल दीज मैन आर जेंटल। जब कभी भी आर लगा है, आर का मतलब ये किस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि आपके जो मैन दिए हुए हैं ये प्लूरल में लगे हैं। तो प्लूरल में सिंगुलर होता है मैन, एम ए एन, एम ए एन, मैन। मैन इज ए सिंगुलर, और प्लूरल इसका होता है मैन, एम ई एन, मैन होता है इसका प्लूरल। तो अगर आर लगा है तो पक्का है वो मैन ही होगा। तो यहाँ पे अब ये दो ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन, फोर्थ और फर्स्ट वाले, ये दोनों ऑप्शन बचे। दो ऑप्शन में हमें चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे मैन लगा हुआ है आर के आगे। जब आर लगा है, चारों ऑप्शन में आर लगा है, तो उसमें मैन होगा, वो प्लूरल नहीं। ये वाला भी करेक्ट है, थर्ड वाला गलत, दोनों एलिमिनेट हो गए सेकेंड। तो ऑल दिस मैन या ऑल दीज मैन, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑल दीज मैन, सारे मैन जेंटल हैं। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे दिस नहीं लगेगा, दीज लगेगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, इसमें हमें फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट पोजीशन। ही केम टू मी डैश मिड, एट मिडनाइट, ऑन मिडनाइट, अपॉन मिडनाइट, इन मिडनाइट। ही केम टू मी एट मिडनाइट, को आधी रात को आया मेरे पास, तो एट हो गया, एट इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आता है 78 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सी सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, हमें ये बताना है। तो एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब देखते हैं, एक एग्जांपल से बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि एडजेक्टिव क्लॉज होता है। एडजेक्टिव जो है वो, उसको हिंदी में हम बोलते हैं विशेषण। जब एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, मतलब वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताता है, तो उसे हम एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है एक एडजेक्टिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। वो किसी के ऊपर डिपेंड होता है और एडजेक्टिव की तरह काम करता है। पहला एग्जांपल देखते हैं, आई लव द मैन, यहाँ पे जो मैन है वो नाउन, आई लव द मैन हु इज ट्रूथफुल। मैन की क्वालिटीज को कौन बता रहा है कि वो ट्रूथफुल है, हु इज ट्रूथफुल। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ये तो हो गया। उसके बाद आता है द मैन हु इज ट्रूथफुल इज लव्ड बाय ऑल। इसमें उस आदमी के बारे में बताया जा रहा है जो कि ट्रूथफुल है, ट्रूथफुल आदमी है, इज लव्ड बाय ऑल। ये उसकी क्वालिटीज क्वालिटीज बता रहा है ये एग्जाम्पल, कि वो सब उसको प्यार करते, इज लव्ड बाय ऑल, सब उससे प्रेम करते। तो ये भी एडजेक्टिव क्लॉज। उसके बाद आता है आई मेट हिम इन प्रयागराज, मैं उसे प्रयागराज में मिला। अब प्रयागराज के बारे में, प्रयागराज एक प्रॉपर नाउन है, एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है। तो नाउन की क्वालिटीज को बता रहा है कि विच इज ए होली सिटी, जो कि एक पवित्र शहर है। तो यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, उसकी क्वालिटीज को बता रहा है।
अब यहाँ पे ट्रुथफुल मैन की क्वालिटीज को बता रहा है कि इज लव्ड बाई ऑल, और यहाँ पे बताया जा रहा है आई लव द मैन, मैं उस मैन से प्रेम करता हूँ जो कि सच्चाई को। तो इन तीनों सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन के सपोर्ट में एक एडजेक्टिव था, इसकी क्वालिटीज को एक्सप्लेन कर रहा, जबकि एक ऑप्शन बचा आई मेट हिम वेरी लिव, मैंने उससे मिला जहां वो रहता है। अब जहां वो रहता है उसकी तो कोई क्वालिटीज नहीं बताई, अगर उसकी क्वालिटीज बताई होती कि मैं उससे मिला जहां वो रहता है, और जहां वो रहता है उसकी क्वालिटीज को बताई गया होता यहाँ पे, तब वो एडजेक्टिव क्लॉज होता। तो यहाँ पे उसकी क्वालिटीज को नहीं बताया गया। अब जैसे अब देखते हैं इसकी क्वालिटीज को यहाँ पे बताया गया, आई मेट हिम इन प्रयागराज, मैं उससे प्रयागराज में मिला। अगर सिर्फ इतना ही होता, ये सब ना होता, विच इज ए होली सिटी, तो एडजेक्टिव क्लॉज ना होता। अब प्रयागराज के बारे में बताया गया कि वो एक होली सिटी है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, तो सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, fill in the blanks with correct preposition. His junior dash. His junior from me, with me, to me, than. Then तो हम किसी चीज को कंपेयर करते तो लगाते हैं his junior to me, वो मुझसे छोटा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा to his junior। अब अगला क्वेश्चन है fill in the blanks with correct conjunction। मैंने कंजक्शन में एक रूल पढ़ाया था अपनी वीडियोस में कि नाइदर के साथ नॉर लगता है, आइदर के साथ हमेशा और लगता है, ये रूल। तो यहाँ पे आइदर है तो हमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं, आइदर के साथ और लगे। आइदर ही इज मैड, या तो वो पागल है या तो वो खावा, ही फेंस मैडनेस, और लगे वो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, पैसेज दिया हुआ है, पैसेज पढ़ने के लिए 81 82 क्वेश्चन हमें इसको पढ़ने के बाद ही करना है। तो है टू फॉरगिव एन इंजरी इज कंसिडर्ड टू बी द साइन ऑफ वीकनेस। किसी चीज को, इंजरी को माफ कर देना, किसी चोट को, एक वीकनेस, कमजोर का साइन होता है। इट इज रियली अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, अगर वो एक स्ट्रेंथ का साइन होता है, मजबूती का साइन होता है। इट इज इजी टू अलाउ oneself to be carried away by resentment and hate into the act of vengeance, but it takes a strong character to resist those natural। ये बहुत इजी होता है कि आप किसी को, किसी के बारे में आप नफरत कर देते हो, मगर ये बहुत ज्यादा करेज लेता है कि आप उससे नेचुरल तरीके से रहो, उसके साथ, उससे लव करो। द मैन हु फॉरगिव्स एन इंजरी प्रूव्स हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर ऑफ द मैन हु रॉन्ग्ड हिम। वो इंसान जो किसी की इंजरी को, किसी के चोट को माफ कर देता है, तो उससे ज्यादा वो अपने आप को सुपीरियर बनाता है उसके सामने। सुपीरियर मतलब कि उससे वो ऊंचा है, उसको ज्यादा अच्छा फील होता है जिसने उसको गलत किया है। एंड पुट्स द रॉन्ग डूअर टू शेम, और जो इंसान उसको इंजरी जिसकी वजह से होती है, उसको इस चीज से शेम होती है, शर्म आती है। फॉरगिवनेस में इवन टर्न ए फो इनटू अ फ्रेंड। फॉरगिवनेस मतलब होता है किसी चीज को माफ। जब हम किसी चीज को माफ कर देते हैं या किसी इंसान को माफ कर देते हैं, तो इससे एक दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। वो मतलब होता है शत्रु, एनिमी, यहाँ पे हो जाएगा एनिमी, ENEMY, एनिमी हो जाता है यहाँ पे। तो इसका मतलब होगा वो मतलब एनिमी। फॉरगिवनेस कन्वर्ट्स या टर्न को इनटू अ फ्रेंड, एक दुश्मन को भी ये दोस्त बना देता है। सो मर्सी इज द नोबलेस्ट फॉर्म ऑफ, किसी के ऊपर दया कर देना यही सबसे अच्छा फॉर्म है बदला लेना। किसी के ऊपर आप दया कर दो। बहुत कम ही लोग होते हैं जो लोगों को माफ कर देते हैं, वरना लोग बदला लेना चाहते हैं ज्यादातर। तो जो भी हम किसी को माफ कर देते हैं, जब कभी भी अगर किसी इंसान ने हमें इंजरी, किसी की वजह से हमें दुख हुआ है, चोट हुई है, अगर हम उसे माफ कर देते हैं, तो ये एक स्ट्रेंथ का साइन होता है, एक मजबूती को दर्शाता है, उसको दिखाता है। तो फॉरगिवनेस, हमें किसी को माफ कर देना चाहिए, ये सबसे अच्छा तरीका होता है बदला लेने। अब इसके हिसाब से हम दो क्वेश्चन करते हैं, इससे बेस्ड है।
द वर्ड स्ट्रेंथ इज ए, अब यहाँ पे हमने पढ़ा था ना स्ट्रेंथ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है हिंदी में मजबूती। मजबूती कौन सा नाउन है? अच्छा, मजबूती को क्या हम देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। टच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी नाउन जिसको हम ना टच कर सके ना देख सके, उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक संज्ञा। सो मजबूती एक भाववाचक संज्ञा। वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इज अ, वो जो बदला नहीं लेता उसको हम क्या बोलते हैं? वीक मैन, कमजोर आदमी, अफो, दुश्मन, या फुलिश, मूर्ख आदमी, या स्ट्रांग। तो जो बदला नहीं लेता, माफ कर देता, उसे हम बोलते हैं स्ट्रांग। अब अगला क्वेश्चन है, read the following poem and answer the questions set below it. Question number 83 and 84. She dwelt among the untrodden ways, beside the spring of Dove, a maid whom there were none to praise, and a very few to love. A violet by mossy stone, half hidden from the eye, fair as a star only when is shining in the sky. ये एक पोयम है। इसको पढ़ करके हमें बताना है कि क्वेश्चंस हमें बताने हैं। 2 क्वेश्चन है इसके, तो जब तक हम पोयम हमें नहीं समझ में आएगी तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। तो देखते हैं हम एक एक लाइन। ये पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ की है। अब समझते हैं। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन प्लेस। बेसिकली इस कहानी में एक लड़की होती है, अनमैरिड वुमेन, लूसी। उसकी डेथ पर एक शोक जताया जाता है, दुख जताया जाता है। उसके बारे में इस कहानी में बताया जाता है कि जब वो लूसी नाम की एक ब्यूटीफुल औरत की डेथ हो जाती है, तो ये पोयम उस पर शोक व्यक्त करती है, जताती है। तो इसमें यही चीज बताई। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन प्लेस। ड्वेल का मतलब होता है रहना, ये ड्वेल का पास्ट फॉर्म ड्वेल्ट। सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। वो ऐसी जगह पे रहती थी जहां पे लोगों का आना जाना बहुत था। वो ऐसी जगह रहती थी जहां पर लोगों का आना जाना बहुत कम रहता था। बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डव, और डव एक नदी है इंग्लैंड में, उसी के पास वो, उसी के किनारे वो रहती थी। अ मेड whom there were none to please। मेड का मतलब होता है अनमैरिड वुमन, जिसकी शादी ना हुई हो। तो अ मैड whom there were none to please, एक ऐसी अनमैरिड औरत जिसको प्रेस करने के लिए, जिसकी तारीफ करने के लिए, एप्रिसिएशन करने के लिए कोई भी नहीं। एंड वेरी फ्यू टू लव, और बहुत कुछ ही लोग थे जो उससे प्रेम करते। अ वॉयलेट बाय मोसी स्टोन। मोसी स्टोन का मतलब होता है, इसमें बताया गया उस लड़की के बारे में। अ वॉयलेट बाय मोसी स्टोन मतलब कि एक वॉयलेट कलर का जो स्टोन, जो मतलब जहां पे काई वगैरह लगी होती हैं, तो जो पत्थर होते हैं वहां पे एक वॉयलेट कलर का जो फूल हो जाता है, उसको हम ये बोलते हैं अ वॉयलेट बाय मोसी स्टोन। अ वॉयलेट बाय मोसी स्टोन, उस फूल जैसी सुंदर, हाफ हिडन फ्रॉम द आई, मगर वो किसी को नजर नहीं आती थी, वो छुपी हुई होती थी। फेयर एज स्टार ओनली व्हेन वन इज शाइनिंग इन द स्काई, और इतनी फेयर थी, इतनी चमकदार थी कि वो स्काई में जैसे स्टार चमकते हैं उस तरह वो चमक। तो यहाँ पे उस लड़की की जो कंपैरिजन है वो एक मोसी स्टोन में जो वॉयलेट फ्लावर हो जाते हैं उससे उसकी तुलना करी गई है। तो जब किसी भी चीज की हम कंपैरिजन करते हैं तो एक चीज होता है इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में बोलते हैं अलंकार। अलंकार बोलते हैं। तो जो अलंकार होता है
उसको इंग्लिश में हम फिगर्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो यहाँ पे एक मेटाफर बताया गया है कि उस लड़की की कंपैरिजन उस फ्लावर से कर, मोसी स्टोन पे जो वॉयलेट कलर का फ्लावर हो जाता है, पत्थर पे जो फूल खिल जाता है वॉयलेट कलर का, मोसी का मतलब होता है काई। तो उससे उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ। मेटाफर का मतलब होता है कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। जब हम एक चीज की दूसरे चीज से तुलना करते हैं, यहाँ पे इस लाइन में हुआ है मेटाफर का यूज, METAPHOR। फिर आता है फेयर एज स्टार ओनली व्हेन वन इज शाइनिंग इन द स्काई। और इतनी चमकदार थी जैसे कि सितारे चमक स्काई में, आसमान। मैं कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच बताती हूँ जो इस क्वेश्चन में यूज हुआ है। यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया, और मेटाफर और दूसरा होता है सिमली। जब कभी भी हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं, तो अगर हम लाइक या एस का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे एस का यूज किया गया या लाइक, तब वहां पे फिगर ऑफ स्पीच सिमली यूज। तो यहाँ पे उस लड़की की तुलना स्टार से की जा रही है। जब लड़की की तुलना स्टार से की जा रही है एज लगा करके, तो हम बोलते हैं यहाँ पे सिमली यूज हुई। तो इसमें है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनट्रोडन। अनट्रोडन मतलब जहां पे लोगों का आना जाना कम हो। यहाँ पे इसका अनट्रोडन का मतलब होगा अनएक्सप्लोर्ड। अनएक्सप्लोर का मतलब यही होता है जिसको हमने एक्सप्लोर ना किया हो, जो कम दिखता हो, अनएक्सप्लोर्ड हो जाएगा इसका। आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द सेकेंड स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा में हमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। तो यहाँ पे एज स्टार से उसकी तुलना की गई और एज लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिमली। जब कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं लाइक और एज लगा के, या तो लाइक लगाएं या फिर एज लगाएं, तो उसे हम बोलते हैं सिमली। अब आता है एलिट्रेशन क्या होता है। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसके जो आगे के वर्ड हैं वो सारे एक ही लेटर से स्टार्ट हैं। जैसे मैं बोल दूं शी, SHE, सेल्स, SELLS मतलब होता है बेचना। शी सेल्स सी होल्स बाय द शी शोर। तो आगे के वर्ड सारे S से शुरू हो रहे हैं, तो वो एलिट्रेशन है। और पन का मतलब इसको हिंदी में हम बोलते हैं श्लेष अलंकार। इसका मतलब होता है कि जब किसी भी एक वर्ड की दो अलग अलग मीनिंग होती है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो जैसे पानी का मतलब होता है, एक पानी का मतलब होता है पीने वाला पानी, और एक पानी का मतलब होता है इज्जत। तो उसी तरह एक वर्ड जिसकी दो अलग अलग से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा अलग अलग मतलब होते हैं, उसे हम पन बोलते हैं। ये हो जाएगा सिमली, क्योंकि यहाँ पे एस का यूज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ऑब्लिक आर करेक्ट। देयर इज अ फ्यू होप ऑफ हिज रिकवरी। फ्यू होप नहीं होगा, पहली चीज ये गलत। लिटिल होप, तो ये तो गलत हो गया। ही शोड फ्यू कंसर्न, नहीं, कंसर्न के साथ लिटिल लगेगा, ये भी गलत हो गया। ही शोड लिटिल मर्सी टू द बैंकिस्ट, ये करेक्ट होगा, ओनली सी। अब अगला क्वेश्चन है पुट आउट द सेंटेंस विच इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है हमें बताना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बताते हैं, उसका रूल क्या होता है। पास्ट, पास्ट लगा है तो पक्का उसमें हैड जरूर लगा, बिना हैड के पास नहीं हुआ। हैड प्लस अगर बोलता है परफेक्ट हूं, तो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो अब जिस ऑप्शन में भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हैड भी लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे हैड भी नहीं लगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। यहाँ पे हैड भी नहीं लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं लगी। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी मगर हैड नहीं लगा, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट।
अब अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। हमें आर्टिकल फिल करना है इसमें। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज डॉट डॉट फर्स्ट मैन टू वॉक डॉट ऑन डैश डैश मून। इसमें हमें आर्टिकल फिल। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल दो तरीके से होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में दी आता है और इनडेफिनिट में ए ऑब्लिक एन, ए और एन आ जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन, दी लगेगा यहाँ पे, डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट पर्सन की बात हो रही है। वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर डैश डैश आवर, आवर। जब हम आवर बोलते हैं, आवर ए से प्रोनंस स्पेलिंग तो एच से है, तो नो डाउट एच इज नॉट ए वोवेल। मैंने एक रूल बताया है, ए ई आई ओ यू से जब कभी भी सेंटेंस स्टार्ट हो वोवेल से तो हम एन लगाते हैं उसका। मगर एक चीज और भी कंडीशन होनी चाहिए कि जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंस करते टाइम वो उसका शुरुआत का वर्ड क्या आता है तो उससे हम ए या एन लगाते हैं। तो यहाँ पे आवर आ रहा है, आवर। वैसे तो आवर एच ओ यू आर, एच से स्टार्ट हुआ, ये कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट है, मगर आवर बोलते हैं तो ए से स्टार्ट होता है। ए इज ए वोवेल, दैट्स व्हाई वी पुट एन बिफोर आवर। इसीलिए हमने आवर के पहले एन लगाया है, क्योंकि आवर बोलते हैं तो ए से स्टार्ट हो रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन, और ए जो है वोवेल है, वोवेल के आगे हम एन लगाते हैं, इसलिए हम एन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एट द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड ऑक्स। ऑक्स का हमें प्लूरल करना है, तो ऑक्सेस या ऑक्सीज या ऑक्सस, ये नहीं होता, ऑक्सेन होता है, ऑक्स का ऑक्स। अब अगला क्वेश्चन है, चूज द फॉलोइंग वर्ड ग्रो इनटू अ नाउन एडिंग वन ऑफ द सफिक्सेस गिवन बिलो। इसमें हमें सफिक्स ऐड करना है, इस वर्ड को हमें नाउन में चेंज करना। तो हम कैसे इसको चेंज करेंगे, तो देखते हैं। ग्रो, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, तो ग्रोथ, ग्रोथ जो है वो नाउन हो जाएगा, इसमें टी एच लगा दो। क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हो गए, 61 टू 90 30 क्वेश्चंस आप। तो ये था 2019 का क्वेश्चन पेपर। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम अगला क्वेश्चन